राजस्थान का मैं हूं मनीष शर्मा और आप एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त देश की जो है लोकसभा में जो 2 दिन से लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक पर जो चर्चा चल रही थी, अब उस पर वोटिंग चल रही है इस वक्त संसद में। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त पे निकल कर ये आ रही है कि जो मतदान है इसको पारित करने को लेकर, जो कंसिडरेशन को लेकर के 454 लोगों ने हामी भरी है और 2 लोग इसके खिलाफ हैं। तो जो इसके पैसेज का यानी जो इसको पारित करने को लेकर जो ध्यानार्थ है, जो कंसिडरेशन है, वो 454 सांसदों ने उसे कंसीडर किया है कि इस पर जो है मतदान किया जाना चाहिए और उसके लेकर अभी इस वक्त पे लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से आपको बता दिया, राजस्थान एनडीटीवी राजस्थान लगातार आपको बता रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है संसद में आज लगातार पूरे दिन भर इस पर चर्चा हुई, खूब हंगामा भी देखने को मिला, बिल पर श्रेय लेने की होड़ भी नेताओं में दिखी। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन्स पर पार्लियामेंट के सीधे विजुअल्स लोकसभा से जहां मतदान की प्रक्रिया इस पर चल रही है। तो जिस तरह से तमाम पक्ष विपक्ष के बाद अब आज शाम को गृह मंत्री अमित शाह पक्ष की ओर से जवाब देने के लिए उठे और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से समझाया कि किस तरह से लोकसभा में जो इसका पारित होना किस तरह से ज़रूरी है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस पर किसी तरह की भी राजनीति नहीं कर रही है। वो महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने के लिए इसको लेकर आई है और वो आग्रह करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह की सभी साथ आकर इसको पारित करने में योगदान दे। उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए इस तरह से काम करती रही है। और ये इस वक्त पे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन्स पर जो महिला आरक्षण बिल को लेकर आ रही है, पर्ची के जरिए वोटिंग हुई है और जो आपको लगातार बता रहे थे कि जो इसको वोटिंग के लिए जो कंसीडर करना था वो 454 सांसदों ने उसे कंसीडर किया और 2 इसके खिलाफ रहे। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कर दिया है। और अब पहली बार आपको बताएं कि इतिहास में पहली बार भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पारित हुआ। इससे पहले कई बार आया और गिर गया और राज्यसभा में जरूर पारित हुआ लेकिन कई लोकसभा तक पहुंच नहीं पाया। पहली बार जो है पर्ची के जरिए वोटिंग हुई और वोटिंग पर निर्णय हुआ है कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया था सरकार द्वारा, वो पारित हो गया है। 454 जो एमपीज हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने इसके पक्ष में वोट दिए और 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया है। और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे 128वां संशोधन विधेयक करार दिया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे लेकर पूरे देश भर में गहमा गहमी थी, पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में बिल छाया हुआ था। इसे पारित होने को लेकर चर्चाएं थी, वो आखिरकार लोकसभा में अब पारित हुआ है। काफी बड़ी चर्चा, दोनों दिन तक लगातार लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। कल जब नए संसद भवन का श्री गणेश हुआ था, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नया दरवाजा खोलें महिला सशक्तिकरण करके और देश को नई दिशा में, नई शुरुआत में अमृतकाल के ले जाने की ओर हमें पहल करनी चाहिए। और उसी पहल के अंतर्गत ये सरकार, मोदी सरकार, ये विधेयक लेकर के आई। नई संसद भवन में पहली बार पहला विधेयक महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, जिसमें 33% यानी 1/3 आरक्षण विधानसभाओं में और संसद में करने का प्रस्ताव किया गया था। अब इसे बाद में राज्यसभा में चर्चा होगी। इससे पहले लोकसभा में 2 दिन तक लगातार चर्चा हुई और आज आखिरी चर्चा थी। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर वोटिंग करवाई, जिसका वोटिंग का नतीजा आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। परिणाम यही निकला है कि महिला आरक्षण विधेयक अब लोकसभा से पारित हो गया और इस पर क्योंकि ये केंद्र सरकार की एक बड़ी सफलता है इसको लोकसभा में पारित कराने में, भाजपा की
हमारे साथ नेता अपूर्वा सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं जो अपूर्वा सिंह वो जुड़ी हुई हैं। मैं उनका रुख करना चाहूँगा। अपूर्वा, तो ऐतिहासिक दिन महिला आरक्षण पारित हुआ लोकसभा में, और ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि कई मायनों में राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन आज का। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है। नारी शक्ति ने, मातृशक्ति ने जिस बिल के लिए 3 दशकों तक राह देखी, वो ऐतिहासिक बिल आज लोकसभा में पास हो गया। हम सभी मातृशक्ति की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से जो है वो साधुवाद व्यक्त करती हूँ। जी और मैं क्योंकि मैं वर्चुअल हूं, पर फिर भी मैं लड्डू लाई हूं आप लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए। आप वर्चुअली इसको एक्सेप्ट करें, दर्शक भी एक्सेप्ट जी करें और जी जी मीडिया बंधु भी इसको एक्सेप्ट करें। जी दूसरी निश्चित। बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये सच में आज न भूतो न भविष्यति वाला काल है। जब से हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद से महिलाओं ने जो है वो अपनी सहभागिता के लिए एक राह देखी। 3 दशकों से तो हमें एक तरीके से ये सुनने को मिला कि आज आएगा, कल आएगा, इस बार आएगा, अगली बार आएगा। हम तरस गए। हमने वो दृश्य भी देखा है 2008 में राज्यसभा का, जब सो कॉल्ड इंडी अलायंस के आज के जो मेंबर हैं, इनके घमंडिया दल के जो मेंबर हैं, उन्हीं दलों के कुछ नेताओं ने किस तरीके से एक संवैधानिक पद के टेबल पे चढ़ के, हामिद अंसारी जी उस वक्त इस टेबल कर रहे थे और उस वक्त उनकी टेबल पे चढ़ के माइक खींचा, किस तरीके से बिल के टुकड़े टुकड़े करके उनके चेहरे पर उड़ा दिए गए। जी एक नारी शक्ति को अधिकार देने के लिए किस तरीके से संसद जो है वो एक अखाड़े में बदल गई, हम सब ने उस दृश्य को देखा। और जब उस दृश्य को देखते थे तो मन बहुत आहत होता था। इसलिए आहत होता था कि जिस मातृशक्ति की वजह से आज ये सब लोग जो है वो इस संसार के अंदर जन्म पाए हैं, आज उसी को, उस आधी आबादी को अपना पूरा अधिकार देने के लिए ये दृश्य, हमारी अगर लोकतंत्र के मंदिर को देखना पड़े तो मुझे लगता है सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, जितने भी हमारी देवियां हैं वो सब रुष्ट तो होती ही होंगी और सोचती होंगी कि ये कौन सा लोकतंत्र का मंदिर है। मगर आज का दिन, जी आज का दिन इतिहास में मैं कहती हूँ स्वर्णिम अक्षरों से योग्य करने वाला दिन है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। अब जिन महिलाओं को सिर्फ अर्धांगिनी समझा जाता था, जिनको अपने घर में ही केवल जो है वो कुछ अधिकार प्राप्त होते थे, आज वो महिलाएं विधायिका बन के संसद में जाएंगी, विधि लिखेंगी, अपनी जैसी जाने कितनी नारियों को जो है वो अपने साथ बढ़ाएंगी, उनके हक की बात करेंगी, उनके हक के लिए नियम बनाएंगी। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा दिन जो है वो हिंदुस्तान के जो इतिहास में निश्चित तौर उसमें पर शायद ही अपूर्वा, कभी था, निश्चित तौर ना पर अपूर्वा होगा, जी, ना हो सकता है। जी निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, ना सिर्फ महिला आबादी, आधी आबादी के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी नारी शक्ति के लिए, जिसका बिल का नाम भी केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी रखा। और वाकई वंदन और अभिनंदन का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है और वाकई यादगार क्षण है जब पूरे विधानसभाओं, तमाम राज्यों की विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली समेत लोकसभा और राज्यसभा में जब ये लोकसभा में तो आज पारित हो ही गया और राज्यसभा में जब ये पारित होगा तो ऐतिहासिक अवसर बन जाएगा। और तमाम पार्टियां और जब जो अपने टिकटों के अनाउंसमेंट करेंगी तो उन्हें 33% सीटों पर जो है महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा। और सिलसिलेवार ढंग से अगर समझने की कोशिश करें तो 2 दिन तक लगातार एक बड़ी लोकतांत्रिक ढंग से प्रक्रिया देखने को मिली। लोकसभा के भीतर एक चर्चा हुई, स्वस्थ प्रक्रिया लोकतंत्र की यही की कही जाती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि नए भवन में आगाज होते ही महिला आरक्षण विधेयक लाया गया और उस पर तमाम पक्ष विपक्ष में अपने तर्क रखे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ निशा सिद्धू भी मौजूद हैं जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूँगा। निशा, अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो क्या कहेंगे आप? लोकसभा में 2/3 बहुमत से ये पारित हुआ है, बड़ा ही यादगार क्षण है, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, बिल पास हुआ लोकसभा में, इसका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हम लोग फिर ठगे गए हैं। इसलिए ठगे गए हैं कि ये अब पास हुआ है, जाके 2029 में लागू होगा, परिसीमन होगा, तो हम औरतें कब तक इंतजार करेंगी। 25 साल पहले मैं गीता मुखर्जी को याद कर रही हूँ, जिन्होंने देश स्टीयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी महिला आरक्षण विधेयक की। तो किस तरह से तमाशा पार्लियामेंट के अंदर बना है, कितनी बार पटेल जी जी निशा, जी जी
मैं फिर से लौटूंगा निशा जी, आपके ऊपर फिर से रुक करेंगे। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि तमाम बातचीत के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद आज जो आखिरकार लोकसभा में ऐतिहासिक बिल पारित हुआ, अब महिलाओं को जो है 33% आरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम आज देश ने, या कहीं देश की सबसे बड़ी पंचायत ने बढ़ा लिया है। सभी नेता इस पर एकजुट आए, न पक्ष न विपक्ष, सभी एकजुट होकर के 2/3 बहुमत से, आपको बता दें कि 454 जो है सांसदों ने इसके पक्ष में, इसे पारित करने के पक्ष में हामी भरी, और वहीं महज 2 सांसद इसके विरोध में आए। तमाम दल, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बाकी तमाम और दल हों, राज्यों के विपक्ष, राज्यों की बड़ी पार्टियां हों, तमाम दलों ने जो सरकार के साथ समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को वे समर्थन देते हैं। हालांकि कई तरह की और चर्चाएं भी हुई कि ये कब लागू होगा, इसके परिसीमन को लेकर के बातचीत हुई, जनगणना को लेकर बातचीत, उस पर भी सिलसिलेवार ढंग से गृह मंत्री ने और कानून मंत्री ने अपनी बात रखी। जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इसको फिलहाल लागू करने को लेकर जो अड़चन आ रही है, उस पर भी बात रखी। हालांकि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि जो मौजूदा एससी और एसटीज़ हैं, सीटें हैं, उनमें इसे लागू भी किया जा सकता है अभी से। तमाम पूरे ढंग से 33% को अभी के अभी फ़ौरन जो रिफ्लेक्ट करने की मांग जो राहुल गांधी ने भी उठाई, जो बाकी दलों ने भी उठाई, वो अभी फिजिबल नहीं है। ये मांग भी जो विपक्ष की सुनी और उस पर जवाब दिया सरकार ने। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो लोकसभा में जो पारित हुआ, आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि 454 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया और 2 लोगों ने इसके विपक्ष में मतदान किया। और लंबा प्रक्रिया रही, लंबी चर्चा के बाद, आराम से जो है कंसल्टेशन के बाद काफ़ी समय दिया गया मतदान के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा। और जब फाइनल रिजल्ट्स जो हैं, तो वो लोकसभा स्पीकर ने थोड़ी देर पहले अनाउंस किए। तो इस वक्त देश में सबसे बड़ी खबर, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए लगातार बीजेपी से अपूर्वा सिंह बनी हुई हैं और श्याम शर्मा भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा दिन आज महिला आरक्षण विधेयक को जो लोकसभा में अनुमति मिली, लोकसभा में तमाम दल एकजुट होकर के इन्होंने इस पर मोहर लगाई। अब राज्यसभा की ओर रुख करेगा, लेकिन एक बड़ा कदम महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित, समुचित भागीदारी कहें तो, सुनिश्चित करने के लिए। देखिए मनीष जी, मैं तो राजस्थान को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष हमारे यहां से आ जाते हैं। ओम बिरला जी ने अभी कुछ देर पहले ही डिवीजन मांगा था, ओबीसी ने डिवीजन दिया गया, वोट पड़े, 2 वोट खिलाफ पड़े, लेकिन 454 वोट सबने समर्थन किया। एक अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है, जिसको सबकी सराहना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का तो है धन्यवाद कि उन्होंने इसको रखा, और उन्होंने कहा भी था अपने जब नए लोकसभा भवन में जब गए थे, तो बोल रहे थे कि मेरे जिम्मे आया है बड़ा काम, मैं करूंगा, तो करके दिखाया। अब क्योंकि राज्यसभा में कल पेश होगा और कल भी राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, वहां भी हमारे सौभाग्य है कि उपराष्ट्रपति राजस्थान से आते हैं, जगदीप धनखड़, तो दोनों ही सदन में हमारे राजस्थान का वर्चस्व है। और कानून मंत्री जिन्होंने पेश किया था वो भी खुद राजस्थान से आते हैं, तो इसलिए राजस्थान का बोलबाला है, निश्चित तौर पर कहा जाना चाहिए। और इस बिल को पारित करने के बाद प्रधानमंत्री शायद पहली जनसभा करने भी जयपुर आ रहे हैं, ये भी सौभाग्य राजस्थान को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, बीजेपी ने आज बड़ा फैसला किया है कि प्रधानमंत्री की जो जनसभा होने जा रही है उसकी व्यवस्थाएं भी महिलाएं संभालेगी। तो देखिएगा, लेकिन ये बात सही है कि 2029 से लागू होगा, क्योंकि परिसीमन का इसमें शर्त डाल दी गई है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी राजनीतिक दल में पदाधिकारी 33% आज भी नहीं। तो हमको सबसे पहले तो कम से कम संगठन में उनको पद देने की जरूरत है, और फिर कैबिनेट में भी 33% लाना पड़ेगा। तो हमको देखिएगा, अभी आप निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में तो नहीं कर सकते आरक्षित, लेकिन अपनी पार्टी में पदों को दो, कैबिनेट में 33% करके दिखाओ, तो कम से कम लगेगा महिलाओं को कि हमारा अधिकार सुरक्षित है और आगे मिल जाएगा। जी, उनकी निश्चित ही श्याम जी, उनकी हौसला अफजाई होगी और लगेगा अभी कि वाकई जो है तमाम राजनीतिक दल जो बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़े पंचायत में बैठकर, वो इसे लेकर गंभीर भी हैं। ये एनडीटीवी राजस्थान पर भी, खुद मैंने मेरी चुनावी चर्चा में भी इस मुद्दे को उठाया श्याम जी की
फिलहाल अगर मान लीजिए जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही, बाकी तमाम दल की, ये शशि थरूर ने भी कहा कि ये चुनावी जुमला है ना, कि 2029 में ये व्यवहारिक तौर पर लागू हो पाएगा, लेकिन 2024 में 2024 चुनाव से पहले इसे लेकर आना चुनावी वोट बैंक को साधने की दिशा में कदम के तौर पर विपक्ष देख रहा है। लेकिन ये सवाल तो है श्याम जी की जो तमाम दल आरोप भी लगा रहे हैं, क्यों नहीं वही 2023 और 24 के चुनाव में जब टिकटें अनाउंस करें तो उसी में वो परिलक्षित होना चाहिए। राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, कांग्रेस भी 65-66 जो विधायक अगर उतारे उम्मीद दावेदार तो महिलाओं को दे। और मैं बीजेपी से भी, अपूर्वा से भी पूछना चाहूँगा ये सवाल, पहले आप खत्म करें इसे अपना जवाब। देखिए मनीष जी, बात आपने सही कही कि परंपरा निभाने के लिए आपने लोकसभा और राज्यसभा में तो कल पारित होकर के कानून बन जाएगा। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप फैसला तो आप ही को करना है, पार्टी के प्रमुख लोग तो आप हो। देखिए सोनिया गांधी ने कहा मैं हूं, और इधर देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी पारित करा लिया। तो पार्टी में सही बात है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, दोनों पार्टी पहल करे। हम 33% महिलाओं को देते हैं, अपूर्वा देखिए इनका भाग्य खुल सकता है। और फिर निश्चित तौर पर श्याम जी, फिर इसमें 2024 और 29 का कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, आरक्षण कानून बन जाएगा, एक कंपल्शन होगा पार्टियों पर, लेकिन उसकी शुरुआत जैसा आज गृह मंत्री ने अपने भाषण में भी बताया कि जब गुजरात की कमान प्रधानमंत्री तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के पास में थी, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि संगठन में महिलाओं की 1/3 भागीदारी हो। मैं अपूर्वा के पास आना चाहूँगा। अपूर्वा, आप बताएं कि जिस तरह से मैं सवाल श्याम जी से भी पूछ रहा था, ऐतिहासिक दिन है, ज़रूर आज पारित हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में भी ये लगभग तय है बिल का पारित होना और फिर कानून बन जाएगा, लेकिन क्यों 2029 तक का इंतज़ार करना चाहिए महिलाओं को? आप खुद बतौर महिला, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद पार्टी में हैं और आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं, तो क्यों नहीं 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी क्यों आगे बढ़कर नैतिक तौर पर अनाउंस नहीं करती कि वो 66 सीटें महिलाओं को देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इस बिल को प्रस्तुत किया तो परिसीमन और सेंसस का जो नियम लगाया वो इस उद्देश्य से लगाया कि आप भी जानते हैं कि समय के साथ में जो है वो जनसंख्या का संतुलन जो है वो बदलता है, जातीय समीकरणों जो है वो एक क्षेत्र विशेष के अंदर अलग अलग हो जाती हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आज अगर किसी सीट के ऊपर, किसी क्षेत्र के ऊपर एससी समुदाय का बाहुल्य बढ़ गया हो और आज हम वहां रोटेशन वाइज बिना परिसीमन, बिना सेंसस वहां पे एक जनरल वुमेन की जो है वो सीट रिजर्व करके निकाल देते हैं, तो क्या वो उस एससी एसटी महिला के साथ में अन्याय नहीं होगा? क्या उसका हक नहीं मारा जाएगा? दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनावी फायदा लेना होता तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान था, वो तो 23 से ही इसको लागू कर देती। मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा नहीं मानते हुए इस बिल को इस देश की तमाम माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित किया है, ना कि चुनावी समीकरण को जो है वो समर्पित किया है। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जहां तक रही संघ और संगठन की बात, आप आश्वस्त रहिए, आप देखिएगा इस बार जो सूचियां निकलेंगी उसके अंदर महिलाओं को प्रतिनिधित्व जो है वो हमेशा से बहुत ज्यादा मिलेगा। और 33% जो भारतीय जनता पार्टी ने डिस्क्राइब किया है वो केवल एक टेक ऑफ की स्थिति है। आप आश्वस्त रहिए, इसको 50% तक लेकर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रतिबद्ध है। नहीं अपूर्वा, चौथी चीज ये है कि जब भी हम किसी चीज को बिल बनाने की बात करते हैं, हम हमारे दल में तो लागू कर देंगे कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, मगर आप उन दलों का क्या करेंगे जो दल उस जमाने में राज्यसभा में भी वॉकआउट कर गए थे? नहीं, मैं इसी बिंदु पर मैं आना चाह रहा था अपूर्वा कि आप पहल तो करिए ताकि कोई भी दल जो है वो महिलाओं को 33% से कम ना आंक पाए। नहीं अपूर्वा, मैं निश्चित तौर पर आप सही फरमा रही हैं कि बीजेपी तो जो है अनाउंस कर देगी, लेकिन बाकी दलों का क्या? लेकिन आप नैतिक तौर पर आप इस बिल को लेकर आए, आप सभी दलों से आपने जो अपील की कि आप एकजुट होकर आगे आएँ और इसमें भागीदारी दें इस बदलाव में। तो और आज जो है लोकसभा में तो तमाम दलों ने, तमाम विपक्षी दलों ने भी राजनीतिक गिले शिकवे होने के बावजूद इसमें समर्थन जताया है। मेरा सवाल आपसे वही है जो आप फरमा रहे हैं कि भाजपा तो अनाउंस कर देगी, लेकिन मैं 2018 का जो आपको अगर एक फिगर बताऊं तो 200 सीटों पर आपने महज 23 महिलाओं को, कैंडिडेट्स को आपने टिकट दिया था। कांग्रेस ने 195 सीटों पर 27 महिलाएं उतारी थी और आखिरकार विधानसभा में जो है कुल 24 महिलाएं पहुंची। लेकिन
आप जिस बिंदु पर आ रहे हैं कि भाजपा तो इंश्योर कर देगी, तो क्या वाकई माना जाए कि भाजपा नैतिक तौर पर 2029 का इंतजार किए बिना 2023 में जब इस बार टिकटों की घोषणा करेगी तो वो 33% का आंकड़ा, मैं तो 50% की भी बात नहीं कर रहा हूं, 33% का आंकड़ा उन टिकटों के अनाउंसमेंट में रिफ्लेक्ट होगा? जी, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, बिल्कुल होगा। और मैं ऐसी आशा भी करती हूँ 33 ही नहीं, 33 से ज्यादा भी होगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया। उस महिला का कोई परिवारवाद नहीं था, उस महिला के पीछे कोई परिवार का सपोर्ट नहीं था। वो जितने बेसिक बैकग्राउंड से आती है वो हम सब जानते हैं, और आज वो फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस नेशन बन के बैठी है। तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त है। महिलाओं के अधिकार के लिए आप देखिए, 70 साल से हमारी महिलाएं तरसती रही कि उनके भी खाते में पैसा आए। महिलाओं के साथ कितनी बड़ी त्रासदी थी। महिलाओं को हमेशा ये कहा जाता था कि तुम्हारा घर कौन सा है। ससुराल में कहते थे तू अपने घर से ये सीख कर आई है, मायके में कहते थे अपने घर जाकर के ये करना। सिर्फ मोदी जी ने इस वेदना को समझा। इस संवेदना के साथ में महिलाओं की संचेतना तक जो है वो पहुंचे हैं माननीय मोदी जी। उन्होंने सोचा कि महिलाओं के सर पे जब तक छत नहीं होगी, जब तक उनके हाथ में फाइनेंशियल इकोनॉमी नहीं होगी, इंडिपेंडेंस नहीं होगी, जनधन खाता, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, जब तक उसकी महिला का जो समय है वो चूल्हे से हटके गैस उनको प्रोवाइड करी, नल से जल प्रोवाइड किया, शौचालय प्रोवाइड करे। इसलिए प्रोवाइड किए क्योंकि आप देखिए, कार्ल मार्क्स भी ये कहा करते थे कि जब तक भौतिक और आर्थिक शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं होगी तब तक राजनीतिक सामाजिक शक्तियां जो है वो अर्थहीन होंगी। तो ये जो आज कदम उठा है, ये मुझे लगता है ये मानवों के लिए एक छोटा कदम है, पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग हमने लगा ली है। आपने कहा कि तमाम योजनाएं प्रोवाइड कराई गई हैं। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप जो इस बार टिकटें भी प्रोवाइड कराएंगी और हमें जो है बाकी इस बार जो है पुरुषों के बीच एक अपने जो हक की एक लड़ाई लड़ती रह जाती हैं महिलाएं आपके यहाँ संगठन के भीतर भी, वो कहीं रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जल्द ही आपको चंद दिनों के भीतर अब टिकटें भी अनाउंस करनी होंगी राजस्थान में भी। मैं श्याम जी आपके पास लौटना चाहूँगा। अपूर्वा को आपने सुना जो हम बात, मैं बिंदु बार बार उठा भी रहा हूँ पिछले 2 दिनों से लगातार, कि क्यों इंतज़ार करना पड़े कि किसी कानून के आने का। अगर इतनी राजनीतिक हितैषी है, इतनी पैरवी की जा रही है, तो इसे जो आरोप भी है भाजपा पर या केंद्र सरकार पर विपक्ष की ओर से कि इसे फौरन लागू किया जाए। हालांकि गृह मंत्री ने सारी टेक्निकलिटीज समझाई आज, और जो कि जायज़ है, वो एक प्रोसेस है, ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है, जिसे पालन करने में समय लगेगा। पहले सेंसस, परिसीमन और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है जिसे वो पूरा कर ही उसे संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि अपने आप में कॉस्टली जुडिशियल प्रोसेस है। परिसीमन डिलिमिटेशन कमीशन का उन्होंने जिक्र किया। तमाम जो पेचीदगियां हैं और जो कानूनी प्रावधान हैं उनको पूरा करने की भी वाकई ज़रूरत है। मैं आपसे फिर श्याम जी जानना चाहता हूं, लेकिन मोरालिटी, जो जिस मोरल ग्राउंड की जो पॉलिटिशियंस बात करते हैं, उसमें तो कोई पेचीदगी नहीं होनी चाहिए फिर महिलाओं को अपने संगठन में और इस बार जो है विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में टिकटें बांटने के लिए। देखिए मनीष जी, अपूर्वा जी ने मांग नहीं की कि मैं पार्टी के अध्यक्ष से या प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ, मांग करती हूँ कि हमारा जो आपने बिल पारित किया उसको लाओ, संगठन में लाओ। फिर उसके बाद विधानसभा का जब चुनाव नजदीक है, 2023 में चुनाव संभव है, और उसके लिए हमारे टिकट, ये तो मालवीय नगर से टिकट भी मांग रही है। अब ये तो कम से कम मांग करें कि इनको विधायकी का टिकट तो मिले, जीत करके विधानसभा में ज्यादा जाए। आपने सही कहा, विधानसभा में 24 है, अब कितने प्रतिशत? 10% नहीं है, अब 33% की अपने संगठन में तो कम से कम 33% बनवा लो। आप बीजेपी का प्रदेश संगठन में कितनी महिलाएं, आप जी से पूछ लीजिएगा। कांग्रेस का भी ये हाल है, इसलिए कांग्रेस ने तो उदयपुर में किया था, उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया था उदयपुर समिट करके, लेकिन वो अभी तक हकीकत रूप में उतर नहीं पाया। कोई भी राजनीतिक दल, अब क्योंकि कानून बन जाएगा तो कानून लागू होगा तो मजबूरी होगी हर दल को कि वो लागू कर देना ही पड़ेगा। लेकिन दल, अगर आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, प्रधानमंत्री जी जयपुर में जब आएंगे तो घोषणा करें कि राजस्थान में जो चुनाव होगा हम 33% महिलाओं को वोट वो देंगे, हक देंगे और संगठन में तत्काल लागू कर दें। ये देखिए कहना करना, देखिए ये सही रहते। अब ये अपूर्वा जी कह रही कि महिलाओं, नहीं, राजनीति में हमेशा वोटों को ध्यान रखा जाता है। ये 23 का चुनाव भी होगा, 24 का चुनाव होगा और 2029 में चुनाव महिलाओं के दम पे जीतना चाहेंगे। ये तो देखिए स्ट्रेटेजी है, पार्टी में अधिकार मिलता है
और कौन उसका उपयोग कर पाता है, कौन नहीं कर पाता। ये बात सही है कि लोकसभा में राजीव गांधी के पास भी 400 करीब सीटें रही थी, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे उस वक्त भी, और केवल पंचायतों में और शहरी निकायों में 50% का आरक्षण देने का श्रेय जाता है तो राजीव गांधी को जाता है। अब ये 33% आरक्षण देने का श्रेय निश्चित रूप से आने वाले टाइम में कहा जाएगा नरेंद्र मोदी के टाइम में मिला है। अब देखिएगा, ये सही आप जो बार बार कह रहे हैं, अपूर्वा जी को कम से कम मांग करनी चाहिए कि हमको कोई 33% तमाम जो भी नेता बीजेपी के इस वक्त पे आ रहे हैं, मैं खासतौर पर महिला ही प्रवक्ताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की बात है तो वो ज़्यादा पुरजोर ढंग से और ज़्यादा स्पष्ट ढंग से रख सकती हैं। तो मांग ज़रूर स्पष्ट तौर पर मांग नहीं की जा रही है श्याम जी, बड़ा दिलचस्प है। ये बता ज़रूर रहे हैं कि हमारी पार्टी ले आई है। सुमन जी से भी मैं जब पूछ रहा था आज शाम डिबेट में, तो उन्होंने भी कहा कि पार्टी ज़रूर ख्याल रखेगी, लेकिन जो आंकड़े हैं इतिहास में अगर आंकड़े देखें तो 2000 पिछला जो चुनाव था, मैं 23 या 24 इन्होंने कैंडिडेट्स महिला उतारे थे, तो ये स्थिति तो बड़ी साफ है और दिन बहुत कम बचे हैं। मतलब जो जब अभी टिकटों का अनाउंसमेंट होगा विधानसभा के लिए, तो क्यों नहीं ये जो मोरल ग्राउंड है या नैतिकता के स्तर पर खुद ही किया जाए, ताकि दूसरे पार्टियों में भी संदेश जाए और वो भी इस रास्ते पर आए। क्यों 5 साल का इंतजार करना पड़े? मनीष जी सही बात है, क्योंकि अभी टिकट का सूची कोई जारी नहीं हुई है। सूची जारी अक्टूबर में होनी है दोनों पार्टियों की तरफ से, तो पहल करनी चाहिए। अगर 33% नहीं देते हो तो 25% दो तो सही। पहले से आंकड़ा तो बढ़ाओ। जो आपने 24-23 दी थी, उसमें जीत करके तो बहुत कम गई थी, इनके यहाँ से तो करीब 9 ही जीत के आई थी। तो ये बात सही कि और फिर उसके बाद उपचुनाव में कुछ जीत के आई, तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से अब ये दमखम के साथ महिलाएं मांग करें, प्रधानमंत्री जी से करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष से करें कि संगठन में भी दो, हमको हिस्सेदारी दो, तो हम कम से कम काम करके आगे बढ़ सके। क्योंकि राज्यसभा में भी देखा कोई महिला नहीं गई इनके यहाँ से। अपूर्वा आप मांग करेंगे आप पार्टी से कि जिस तरह से आज गृह मंत्री ने जिक्र किया कि गुजरात में जब सीएम थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने संगठन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और तमाम योजनाओं में महिलाओं का ध्यान रखते थे, तो आप भी मांग करेंगे कि इस बार संगठन में जब चुनाव में आप जाएं तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए और महिलाओं को वो जो टिकटों में तरजीह दी जाए जो जिसकी बात की जा रही है। कानून बनने में तो इसको अमली जामा तो ज़रूर पहना दिया जाएगा, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी समय लगेगा। तब तक भी आप क्या 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा महिलाओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो हमारा है, वो उनका जो भाव है वो इतना पिता तुल्य भाव है कि यहाँ पे मातृशक्ति को कुछ मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। और अब जब हमारी सरकार ने ये सोच लिया है और कुछ लीगैलिटीज की वजह से अगर हमें इसको डिले करना पड़ रहा है, तो आप सब इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि संगठन में अभी भी हमें पर्याप्त स्थान है और आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा। और जब टिकट वितरण होगा तो 33% से आपको महिलाओं का जो चेहरा है वो कुछ ज्यादा ही महिलाएं हैं आपके संगठन में? कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? अपूर्वा जी एक बता दो आप। मुझे तो लगता है 10% महिलाएं नहीं है आपके संगठन में आज। निश्चित मुझे लगता है आप शायद हमारे मोर्चे को संगठन का हिस्सा नहीं मानते हैं श्याम जी। बाकी नहीं, देखने वाले का ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो मुझे लगता है शायद आप उस चश्मे से देखना नहीं चाहते हैं, बट मैं उस संगठन की मुझे पता है कि महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाती है, कितने मान सम्मान से हमें रखा जाता है। और भारतीय जनता परिवार, अगर आप अपनी स्थानीय लीडरशिप को ही देख लें या फिर अगर केंद्रीय लीडरशिप को भी देख लें, तो उसमें विरले ही आपके महिला चेहरे दिखाई पड़ते हैं। उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं श्याम जी कि जब आपका संगठन है, तमाम मोर्चों में और संगठनों में निचले स्तर पर जरूर होंगे, लेकिन जब कमांडिंग पोजीशंस की बात आती है वहां महिलाएं नदारद रहती हैं। देखिए, आप इस चीज को आपने जो भारत का स्वतंत्रता के बाद में जो लोकतंत्र का इतिहास है, आप उसमें उठा के देखिए। अगर सबसे ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन लोकसभा में कहीं है तो वो अभी है 40.4%। जितने भी मंत्रिमंडल हमारे रहे हैं उसके अंदर, कैबिनेट के अंदर अगर सबसे ज्यादा महिला मिनिस्टर्स कहीं हैं तो वो अभी हमारे भाजपा की इस सरकार के अंदर है। तो आप ये मत कहिए कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं है या महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं कहती हूँ महिलाओं को जितना मिलना चाहिए
उतना अभी भी हमारी भाजपा में है और इससे ज्यादा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस बार आप सूचियों का इंतजार करिए, अगली कैबिनेट में फॉर्मेशन का इंतजार करिए। हमने अभी भी भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला सांसद और सबसे ज्यादा महिला मंत्री देने का इतिहास बनाया है और हम आगे भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी, वो क्योंकि आप दावा कर रही हैं, आप ही के जैसा जो आपसे ज़्यादा दावा, बड़ा दावा टीएमसी कर रही है इस वक्त पे, वो कर रहे हैं कि मदर ऑफ जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो तो खुद ममता बनर्जी हैं, सबसे ज़्यादा महिला सांसद तो उनकी आती हैं। तो तमाम पार्टियां दावा ज़रूर करती हैं। देखिए, जहां तक मैं टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी तो वो है जिसने जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग हुई थी महिला आरक्षण के लिए तब वॉकआउट कर लिया था, वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। तो टीएमसी तो मुझे लगता है इस बात पर बोलने के लिए बिल्कुल लायक ही नहीं है और उसको बोलना भी नहीं चाहिए। जी, तो लेकिन आप ये जो श्याम जी की बात है, आप खुले तौर पर आप स्वीकारती हैं कि स्थानीय नेतृत्व में जब चुनाव होंगे विधानसभा में, क्योंकि देखिए अपूर्वा, आप भी राजनीति में हैं और इस बात को भलीभांति समझती हैं कि कितना संघर्ष महिलाओं को राजनीति के भीतर करना पड़ता है। जो एक पुरुष प्रधान न सिर्फ समाज बल्कि राजनीति में भी वो रिफ्लेक्शन है भारत में अभी भी, और उसी को तोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून के जरिए और महिला सशक्तिकरण के जरिए। तो उस बात को मानने में क्या गुरेज है कि आपका जो अभी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संघर्ष है उसे अभी से तोड़ने में किस बात का जो है कोताही बरतनी है? क्योंकि ठीक है, कानून बन गया है, कानून बन जाएगा, पारित हो जाएगा राज्यसभा में, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट होते होते तो 4 से 5 साल लगेंगे। लेकिन तब तक के लिए जो है, क्या आप जानती अमानती का पूर्वा जैसे और महिला नेताओं को 5 साल और इंतजार करना चाहिए, या आप सीधी मांग करेंगे, अपना निवेदन करेंगे आप पार्टी से कि भाई इसी चुनाव से क्यों ना पहल की जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को इंतजार नहीं करवाएगी। और जहां तक रही बाकी दलों की बात, तो मैं समझती हूँ बाकी दलों का भी अब ये नैतिक दायित्व बन जाएगा, और नहीं बनता है तो बन जाना चाहिए कि वो भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन का मौका दे। जी जी, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लेवल पर आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सब कुछ जो है वो पिता तुल्य भाव से अपने आप मिल जाता है। तो क्या अपूर्वा माना जाए कि तो क्या फिर से एक बार जो है किसी महिला के ही हाथ में कमान हो सकती है राजस्थान की आपकी पार्टी से? देखिए, जहां तक कमान की बात रही, ये तो जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो वो इतिहास रहा है कि राजस्थान में पिछले जो 2 टेन्योर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं उसमें एक महिला के हाथ में ही कमान रही थी। जहां तक रही इस बार की बात, तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है और उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी डिसाइड करेगा वो हो सकता है। तो आपका मतलब महिला चेहरा नाकाफी है कि इस पर चुनाव बिल्कुल नहीं आप निकालें कि महिलाओं का जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो पार्टी जो है वो पूरी तरीके से नहीं करेगी। महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा रहेगा कि बाकी सभी दलों को जो है ना वो उसकी मिसाल लेनी पड़ेगी कि जैसा भारतीय जनता, और मैं ये भी आपको आश्वस्त करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक ऐसे ही आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगी कि बाकी दल की महिलाएं भी अपने संगठन में, अपने दल में जाकर के ये डिमांड करेंगी कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मातृशक्ति के लिए सोचा है, आपको भी वैसा सोचना चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये मैं यहाँ पे बैठ के आपसे वादा कर सकती हूँ। जी जी, ये कम से कम श्याम जी, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा, कम से कम अपूर्वा ने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार ये रिफॉर्म करेगी, मतलब विधानसभा चुनाव में, और वो दूसरों के लिए भी एक टेम्पलेट स्थापित करेगी, दिखाएगी कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी अभी से बढ़ाई जा सकती है। आपको क्या लगता है, जब अपूर्वा ये बात रख रही हैं तो कितने आश्वस्त आप नज़र आते हैं श्याम जी? क्योंकि राजनीति में जो बोला जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कहा नहीं जाता है। देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पे मान के चलेगा कुछ संख्या बढ़ेगी, लेकिन 33% आरक्षण के आधार पर टिकट का वितरण भाजपा ना कांग्रेस इस बार तो नहीं करेगी। ये तो बात सही है। लोकसभा के चुनाव में कितना होता है नहीं होता वो पता नहीं, लेकिन जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक जो अपूर्वा जी बातों में तो बहुत अच्छी बात कह रही हैं, मांग करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हमको मिलना होगा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि टीवी पे बोल के आना इनके लिए दिक्कत पूर्ण कर सकता है। लेकिन खुले दिल से कहिए कि भाजपा, कम से कम हम महिला मोर्चे के अंदर कहेंगे कि भाई अब तो आपने जब लोकसभा में मान लिया, राज्यसभा में मान लिया, कानून बन गया, तो हमारा हक पहले तो संगठन में दे दो,
चलो बाद में देना सरकार के अंदर, जब जब अगर टिकट का वितरण, वैसे तो अभी हुआ ना, बाकी अक्टूबर में लिस्टें आएंगी, अक्टूबर में ये भी लाएंगे और वो भी लाएंगे। और देखिए सोनिया गांधी ने जब चिंतन शिविर किया था उदयपुर में, उन्होंने 50% युवा और महिलाओं को नेतृत्व देने की बात की थी। आज तक पूरा नहीं हुआ, अभी भी सूची आई है, नहीं हुआ। अभी प्रबंध कमेटी बनी है, महिलाओं को नेतृत्व 33% अभी भी नहीं मिला। तो इसलिए देखिए अपूर्वा जी, आप स्वीकार कीजिए, हमारी पार्टी में भी अभी तक लागू नहीं कर पाए हम। अब प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, सही बात है, उसमें दो राय नहीं, कैबिनेट में भी पास करा करके लाए, राज्यसभा में तो पहले भी पारित हुआ है बिल, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। तो देखिए सब पार्टियों ने जिस प्रकार से आज तहे दिल से, देखिए पूरी मैंने लोकसभा का मैंने भी सुना, सब लोग बोले और यही बोले कि भाई हम कानून में नहीं तो आज यहाँ प्रण एक संकल्प तो कर लो कि हम कानून जब लागू होगा देखी जाएगी, लेकिन हम विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा तो उसकी पहल करेंगे। ये नहीं कहा किसी ने भी लोकसभा और विधानसभा, जब आज लोकसभा में चर्चा हो रही थी। ये बात सही है कि 50% अब विधानसभाओं में इसे पारित कराया जाएगा, उसके बाद लागू होगा। लेकिन 2029 और 2026 विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो इसको देखेंगे आप कारगर होते हुए। अब ये कह रहे हैं कि कहीं अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं हो जाता है कि एससी की महिला नहीं आप जो जाओ और एसटी की महिला, कई जगह अपने यहाँ आज भी सामान्य सीटों से एसटी के जीत के आते हैं, मना थोड़ा ना। मैं देखिए मुरारी लाल मीणा दौसा से जीत के आते हैं, सामान्य सीट है। बूंदी में जो रामनारायण मीणा जीत के आते हैं, आपके भी जीत के आए। तो ये बात अलग है, आप अभी कहने की स्थिति में नहीं हो, बात अलग है। लेकिन महिलाओं को मांग तो करनी पड़ेगी, जब कुछ मिलेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। बच्चा भी रोता है जब माँ दूध पिलाती है। तो ये बार बार जो कह रही है, मैं तो कह रहा हूँ अपूर्वा जी ने तो मांगा है, मालवीय नगर विधानसभा से टिकट भी मांगा है, तो हम तो इनका समर्थन करते हैं, इनको मिले, क्या दिक्कत है। तो आप देखिएगा कि इनको मिलेगा तो जीत भी सकती है, क्या नहीं। अपूर्वा जी टिकट जरूर मांगेंगे, लेकिन अपूर्वा जी बोलेंगी यही मांग रखा है। हाँ, कि बताएंगी वही कि जो है पार्टी पर निर्णय है, वो उस हक से नहीं मांगेगी जिस हक से जो है महिलाओं के आरक्षण की। मैं पूरा आपसे फिर एक बार लौट, मनीष जी आपने सुमन जी भी मांग रही है मालवीय नगर से, अब कालीचरण जी मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता है, सब पार्टी पर छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं। और जो मैं राजनीति से इतर बात कर रहा हूं अपूर्वा, कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो इसमें राजनीति तो वाकई नहीं होनी चाहिए। ये आपकी पार्टी खुद बोल रही है कि पॉलिटिक्स से परे इसे देखा जाना चाहिए, और भाजपा और केंद्र सरकार तो इस पर कोई राजनीति भी नहीं कर रही है। तो फिर क्यों आप उस राजनीतिक रसाकशी में या वो राजनीतिक भय में रहते हैं? आपको हक है, आपको मांगना चाहिए, आपको खुलकर बोलना चाहिए कि हम महिलाएं हैं, और जो महिलाएं आगे काम कर रही हैं सक्रिय तौर पर पार्टी में, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। मैं पुनः अपनी बात को रखूंगी कि टिकट भारतीय जनता पार्टी अवश्य देगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं यहाँ बैठ के। और जैसा श्याम जी ने अभी बोला कि क्योंकि ये टीवी है, मैं बोलने से इसलिए डर रही होंगी कि ऑन स्क्रिप्ट हो जाएगा, बट आप इसके लिए श्याम जी मैं आश्वस्त करती हूँ आपको भी, आप देखिएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सूचियां आएंगी आप खुद एस्टॉनिश्ड रह जाएंगे ये देख करके कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना ज्यादा बढ़ गया है उन सूचियों के अंदर जी। और आप ये मान के चलिए, मैं खुद महिला मोर्चा की पदाधिकारी हूँ, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मैं चीजों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, वहां रोज जाकर के उनको अनुभव कर रही हूँ, तभी तो मैं यहाँ बोल रही हूँ। जी जी जी, नहीं निश्चित तौर पर। और 1% वोट मनीष जी, 1% जो मतदान करने का भी ज्यादा है तो महिलाओं को है। 2013 में ले लीजिए, 2018 में ले लीजिए। हाँ, राजस्थान में अगर आप देखें श्याम जी, तो महिलाएं जो हैं किसी भी ढंग से मतदान चुनाव में तो कमोबेश ये बात राजस्थान की महिलाओं ने साबित कर दी है कि जो असल में जो इस विधेयक का नाम भी रखा गया नारी शक्ति वंदन, वो तो राजस्थान में तो बिल्कुल परिलक्षित होता है। वहाँ आप वीर वीरांगनाओं की कहानियों से लेकर के और लोकतांत्रिक राजस्थान को देखें मौजूदा परिदृश्य में, तो महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। और पिछले चुनाव की तो बात करें तो लगभग पुरुषों के बराबर था, और उससे जो पहले मतदान हुआ था उसमें तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा उन्होंने मतदान किया था। और अगर चुनाव की भी बात देखें, जितना प्रतिशत महिलाएं को टिकटें मिलती हैं उनसे उनका जो जीत प्रतिशत तो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है राजस्थान में। ये बात सही है मनीष जी। फिर हम तो यही कर सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं अपूर्वा जी को, और सिफारिश करने की बात आएगी तो सिफारिश भी कर सकते हैं कि इनको टिकट मिले, महिलाओं का बढ़े। और सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ संगठन का
तो कुछ लगता नहीं है। संगठन में तो 33% इन महिलाओं को किया जा देकर के सकता है। अभी पहल जाहिर की तौर जा पर सकती इसमें है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये पार्टियां चाहें तो कानून का किसी का भी इंतजार किए बिना, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य तमाम दल जो आज चर्चाओं में शामिल थे और जो उस पर शक सुबह जता रहे थे, वो चाहें तो इसी चुनाव से इसे लागू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका। अपूर्वा, आप भी हमारे साथ जुड़ी, अपना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।